नमस्कार सभी को। हम अक्सर वसीयत को टालते रहते हैं। सोचते हैं कि हमारे पास समय है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी वसीयत आपके परिजनों को देने वाला सबसे कीमती तोहफा हो सकता है। आइए जानते हैं इस इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में हमारे आज के मेहमान से, जिनका नाम है एडवोकेट मानसी मराठे। मानसी मराठे एक बहुत ही कुशल और अनुभवी वकील है, जिनके पास बॉम्बे हाई कोर्ट में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में बीए, मुंबई यूनिवर्सिटी से एलएलबी और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एलएलएम किया है। इसके अलावा उन्होंने एनएलएसआईयू बैंगलोर से एनवायरमेंटल लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्राप्त किया है। उन्होंने अपनी कानूनी करियर की शुरुआत एज जुडिशियल इंटर्न के रूप में की टू जस्टिस वी जी पलशीकर, द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। उनके एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज है कमर्शियल लिटिगेशन, आर्बिट्रेशन लॉ, टेस्टामेंट्री लॉ, मैट्रिमोनियल लॉ एंड मोर। मानसी जी, हमारे आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले सवाल जो हम वसीयत के बारे में जानना चाहेंगे इज, वसीयत क्या है? थैंक यू अनीता जी। अ, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और इस विषय में बोलने का मौका दिया। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि वसीयत क्या है, जो आपका पहला सवाल है। तो वसीयत को काफी नामों से जाना जाता है, जैसे कि विल, और अगर हम कानूनी तौर पे अंग्रेजी में कहें तो टेस्टामेंट कहते हैं। मराठी में मृत्यु पत्र या इच्छा पत्र कहते हैं, और उर्दू या हिंदी में हम वसीयतनामा कहते हैं। हम्म। तो विल क्या है? विल एक ऐसा दस्तावेज है जो जिनमें आप एक निर्देशों का समूह लिख सकते हो, और जिसके तहत आप अपनी जायदाद या जो निजी संपत्ति है उसको आपके पश्चात कैसे आप बांटा जाए, किनको क्या मिले, कब मिले, ये सारी चीजें आप उसमें नमूद कर सकते हो इस दस्तावेज में, जिसको ओके। हम विल कहते हैं। ओके। अब वसीयत कौन बना सकता है? हर एक आदमी वसीयत बना सकता है। एनी पर्सन हु इज एन एडल्ट ऑफ साउंड माइंड कैन मेक अ विल। तो आप बालिग हो, आप अगर आपकी मानसिक स्थिति एकदम से ठीक ठाक है, और जब आप अपने पूरे होशो हवास में हो तब आप विल बना सकते हो। हैंडीकैप्ड मतलब जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं वो भी बिल बना सकते हैं। अगर जिनको दिखाई नहीं देता या सुनाई नहीं देता, जिनके हाथ या पैर नहीं है, या और कोई फिजिकल चैलेंजेस है, वो लोग भी बिल बना सकते हैं। बट ऑफ कोर्स उनको बाकी के लोगों की सहायता की जरूरत पड़ती है, बट उनको अपनी विल बनाने का अधिकार जरूर है, पूरा अधिकार है। ओके। और जब हम बिल बनाते हैं तो हम उसमें क्या क्या लिख सकते हैं, या क्या यूजली बिल में क्या लिखा जाता है? So, at the cost of repetition, it's a set of instructions. Will is nothing but a set of instructions. ये निर्देशों का समूह होता है। उसके तहत आप अपनी जो अचल और चल संपत्ति है, जिसको आप इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, वो सारी चीजों का आपके पश्चात क्या किया जाए, किनको दिया जाए, ये सारी बातें आप विल में लिख सकती हो। आप अचल संपत्ति यानी आपका घर हो गया, आपका मकान है, आपकी दुकान है, आपका ऑफिस है, आपकी जमीन है, ये सारी अचल संपत्तियां हो गई। इनके बारे में आप लिख सकती हो कि आपके पश्चात ये किन को जाना चाहिए, किन हालातों में जाना चाहिए। फिर चल संपत्ति के बारे में आप लिख सकते हैं, जैसे कि आपके सेविंग बैंक में अकाउंट हो, या एफडीज हो, या म्यूचुअल फंड्स हो, शेयर्स अगर आपने लिए हैं तो आपके पास जो डीमैट अकाउंट है उसके बारे में आप निर्देश दे सकते हैं। और एलआईसी पॉलिसीज, पीपीएफ, हेल्थ इंश्योरेंसेस, सारी जो चल संपत्तियां हैं उनके बारे में आप विल में निर्देश दे सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप विल में बाकायदा लिख सकते हो। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो आप जो आपकी निजी संपत्ति है, पर्सनल बिलोंगिंग्स, जैसे आपके जेवरात है या सिल्वर यूटेंसिल्स है, उनका क्या किया जाए,
हम्म। इसके बारे में आप बिल में लिख सकते हो, उनके निर्देश आप दे सकते हो। और फिर आपको अगर किसी को दान देना हो, किसी व्यक्ति को या इंस्टीट्यूट को, किसी संस्था को अगर आपको दान देना हो, तो उसके बारे में जो निर्देश है वो भी आप अपने बिल में लिख सकते हो। अगर आपको अंग दान करना है, आपकी अगर आंखें डोनेट करनी है या ऑर्गन डोनेशन करना है, तो वो दोज इंस्ट्रक्शंस आप बिल में लिख सकते हो। अगर आपने किसी से लोन लिया है और उसकी रीपेमेंट कौन से अकाउंट से हो, कितनी किसको जानी चाहिए, उसके बारे में आप लिख सकते हो। आपके अगर कोई गवर्नमेंट टैक्सेस, अगर आपकी इनकम टैक्स भरनी है, द लास्ट इंस्टॉलमेंट, या सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज भरना है, तो वो कौन से अकाउंट में से जाना चाहिए, उसके हिसाब उस बारे में आप इंस्ट्रक्शंस आपके बिल में लिख सकते हो। आपकी फ्यूनरल, अंतिम संस्कार हम्म। किस तरह से हो, उसके बारे में, या तो ना हो, उसके बारे में आप विल में लिख सकते हो। और आपकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, उसके बारे में आप विल में लिख सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, न कि सिर्फ अचल और चल संपत्ति के बारे में, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी इच्छाएं हैं, और द विल दैट यू रियली वांट टू टेक फॉरवर्ड, द इंस्ट्रक्शंस, ऑल ऑफ दीज कैन बी इंक्लूडेड इन द विल। ओके, सो काफी बार ऐसा होता है कि जब हम बिल बनाना है तो वी टॉक ओनली अबाउट हमारी प्रॉपर्टी, हमारे पैसे, हमारे ज्वेलरीज में बी एट द मोस्ट, बट ये सब चीजें जो आपने अभी लिस्ट की है कि कुछ पर्सनल बिलोंगिंग है, या जैसे आपको ऑर्गन डोनेशन करना है, या अगर कोई इंस्ट्रक्शंस देना है फ्यूचर को लेके आपके ना होने के बाद, ये सारी चीजें भी आप कह रहे हैं कि हम बिल में लिख सकते हैं। जी बिल्कुल। मेरी नानी जी जो थी, हम्म। शी हैड सम 700 ऑड बुक्स। तो उन्होंने काफी डिटेल्ड में लिखा था अपने वसीयत में कि उनका क्या किया जाए। तो 3-4 लाइब्रेरीज थी, जिनको उन्होंने लिखा था कि इन लाइब्रेरीज को मेरी किताबें दान की जाए, और बाकी सब तो मुझे मिली है और मेरी माता जी को मिली है। ओके। ओके, हाँ, सो तो पर्सनल मतलब बिलोंगिंग। काफी सारी, हाँ। बिल्कुल, आपकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है, हाँ। उन सारी चीजों के बारे में भी आप विल में लिख सकती हाँ। हो। अच्छा, फ्यूचर में या भविष्य में मिलने वाली प्रॉपर्टी हमको पता नहीं है पर मिलने वाली है, उसका हम वसीयत बना सकते हैं? नहीं, जब तक आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं आती, हम्म। आप चाहे कितना भी बता, मतलब एज मच एज यू नो कि यू आर गोइंग हम्म। टू गेट इट, हम्म। जब तक आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं आती, कोई जायदाद आपको नहीं मिलती है, तब तक आप उसके बारे में विल में कुछ नहीं लिख सकते। बिकॉज यू ओके। कांट क्रिएट अ राइट विच यू योर सेल्फ डोंट हैव। हम्म। आप ही को अगर उस जायदाद के बारे में कोई अधिकार नहीं प्राप्त हुए हैं, हम्म। तो आप वो किसी और को क्या देंगे। तो राइट। जब तक आपके नाम वो जायदाद नहीं आती है, हम्म। तब तक आप उसके बारे में यू कांट विल इट अवे, यू कांट विल इट अवे। ओके। ओके। अच्छा, वसीयत कैसे बनाएं? सो मतलब एक सिंपल तरीके से कि हम वसीयत जब बनाने बैठते हैं तो कैसे बनाएं, वो प्रोसीजर आप जरा बताएंगे तो। जी, सो इफ यू आर अ मुस्लिम, देन इवन एन ओरल विल इज वैलिड। अगर आप हिंदू है, तो यू हैव टू रेड्यूस द विल इन राइटिंग। आपको लिखित स्वरूप में ही विल या वसीयत नामा बनाना है। आप अपना पूरा नाम लिखिए, हम्म। पूरा नाम, आपका पूरा पता लिखिएगा। हम्म। जिस जगह आप विल लिख रहे हैं, उस जगह का पूरा पता लिखिए। तारीख बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तारीख लिखना मत भूलिएगा। फिर हम्म। आपने अभी जो हमने बात की, लिस्ट डाउन ऑल योर प्रॉपर्टीज, आपकी जितनी संपत्ति है, जो भी जायदाद है, आपको क्या करना है उसके बारे में, वो सारी चीजें आप एक एक करके लिखिएगा। फिर हम्म। बारी आती है आपके सिग्नेचर की, आपके दस्तखत की। इनिशियल्स मत कीजिएगा, पूरी दस्तखत करिएगा। उसके नीचे फिर से एक बार तारीख लिखिएगा। और इसके लिए आपको लगेंगे 2 गवाह। 2 विटनेसेस आर रिक्वायर्ड। 2 विटनेसेस हु आर एडल्ट, वो भी बालिग हो, और उनकी भी जो मतलब मानसिक रूप से वो पूरे स्वस्थ हो, और उनको दे शुड नॉट बी बेनिफिशियरीज अंडर द विल। ओके। ऐसा ना हो कि उन्हीं को सब कुछ मिल रहा है, या राइट। हाँ। उनके निजी बहुत क्लोज रिलेटिव्स है, उन्हीं को सब कुछ मिल रहा है। हम्म। ऐसे गवाह आप मत लाइएगा। हम्म। उदाहरण के तौर पे, अगर मुझे मेरी पूरी जायदाद में 2 हिस्सों में अगर मुझे देनी है, एक मेरे बेटे को, एक मेरे पति को, तो मैं उन्हीं को गवाह नहीं बना सकती हूँ।
ओके। या फिर मेरे बेटे की अगर वाइफ है तो मैं उसको गवाह नहीं बना सकती हूँ, बिकॉज हर हस्बैंड इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेनिफिशियरीज. सो राइट। चूज समबडी हु इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, जैसे कि आपके कलीग्स और आपके दोस्त, आपके कोई दूर के रिश्तेदार हु कैन वाउच फॉर यू. हम्म। गेट देम टू विटनेस द एग्जीक्यूशन ऑफ योर विल. उनको आप गवाह बनाइए. उनका भी पूरा नाम, पूरा पता और हम्म। उनकी पूरी सिग्नेचर और तारीख. सो दिस मेक्स अ कंप्लीट विल. इन एडिशन टू दैट, इसके अलावा, जो कि कंपल्सरी नहीं है लॉ में, मगर इट इज वेरी एडवाइजेबल कि आप विल के समेत मेडिकल सर्टिफिकेट जोड़ें. और जो मेडिकल सर्टिफिकेट में सर्टिफाई किया हुआ है आपके डॉक्टर ने, आप फैमिली डॉक्टर के पास जाएं तो सबसे अच्छी बात है. अगर वो लिख के देते हैं कि ये जो विल बनाने वाला इंसान है वो मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है, उसको समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा है, पूरे होशो हवास में उन्होंने विल बनाई, मतलब ही इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही इज राइटिंग, और वो सक्षम है विल बनाने के लिए, मेडिकली इज फिट, ऐसा सर्टिफिकेट आप डॉक्टर के पास से लेके आए और ये विल के समेत ये जोड़े तो बहुत ही सही रहेगा. ओके। और ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है दैट हैज टू बी, उसकी कोई टाइमलाइन होती है या कितना लेटेस्ट होना है या? जी. तो अगर आप समझो कि आप 10 जनवरी 2025 को विल एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो मेडिकल सर्टिफिकेट कांट बी 11th ऑफ जैन. यू राइट। नो, हाँ। इट हैज टू बी वन डे प्रायर, एक दो दिन पहले का या उसी दिन का भी, दैट्स ऑल राइट. इट हैज टू बी ऑन द लेटर हेड ऑफ द डॉक्टर. इट हम्म। हैज टू bear the name and the qualifications of the doctor. It has to bear the date, the full signature and a लाइसेंस नंबर, मतलब मेडिकल रजिस्ट्रेशन जो नंबर है, हाँ। उनका जो स्टैम्प रहता है, ये सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए. देन द मेडिकल सर्टिफिकेट इज कंप्लीट एंड ओके। आप विल के समेत इसको रखें, देन यू नो द एग्जीक्यूशन इज स्मूथ. मानसी जी, मेरा एक और सवाल था कि जब वसीयत हम बनाते हैं तो जी. उसमें एग्जीक्यूटिव का नाम, रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी, ये कितनी जरूरी होती है? तो एक एक करके मैं जवाब देती हूँ. हाँ जी। पहले तो ये जानते हैं कि एग्जीक्यूटर कौन होता है. हम्म। तो विल में अगर किसी एक व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप मेरे विल के मुताबिक सारी चीजें देखेंगे, उसका एग्जीक्यूशन करेंगे, जैसा मैंने लिखा है वैसा आप, यू नो, यू विल ब्रिंग इट इनटू रियलिटी, हम्म। दैट पर्सन को हम एग्जीक्यूटर कहते हैं. तो उनको वो जिम्मेदारी दी जाती है. ओके। मगर एग्जीक्यूटर के बिना भी स्मूथ एग्जीक्यूशन विल का हो सकता है. ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को, एग्जीक्यूटर को नेम करें विल में. ये बात कंपलसरी नहीं है. ओके। दूसरी बात आपने पूछी रजिस्ट्रेशन. हाँ जी। या। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द विल कंपलसरी नहीं होता है, ये अनिवार्य नहीं होता है. हम्म। अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो. द फीस आर वेरी नॉमिनल, कुछ 500 1000 डिपेंडिंग ऑन विच स्टेट. मगर इट इज नॉट कंपलसरी. बिना रजिस्ट्रेशन किए भी आपकी विल परफेक्टली वैलिड विल है. और तीसरा सवाल स्टैम्प ड्यूटी. राइट। तो स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट एप्लीकेबल. स्टैम्प ओके। ड्यूटी इज नॉट एप्लीकेबल टू द विल. ओके, सो रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, एग्जीक्यूटर अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, एंड स्टैम्प ड्यूटी जी. इज नॉट एट ऑल कंपलसरी। नो. ओके। तो मानसी जी, ये सारे बातें कर ली हमने, जो कि वसीयत कैसे बनाना है, क्या करना है, तो आपने सब लिख लिया। वसीयत आपकी रेडी है। अब क्या करना है? अब मुझे, जैसे अगर मैंने अपनी वसीयत बना ली, सब लिख लिया पेपर में, अब मुझे उस क्या करना है उसके बाद? तो आफ्टर इट इज एग्जीक्यूटेड, यानी जब नहीं, जब मैंने आप, सारी विल लिख ली है मेरी, एक आपने पेपर सब में। कुछ कर ऑल दिस दिया. जो जी. भी आपने अभी कहा वो सारे कर लिए, मतलब इट्स ऑल लाइक मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, ये लग गया, क्या संपत्ति सब लिख लिया, अब बिल तैयार है, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब आपको फोटोकॉपीज करने चाहिए उनके. यू ओके। मेक फोटोकॉपीज ऑफ द बिल, कीप हम्म। इट इन अ सील्ड एनवलप. और हम्म। आप बताएं, विटनेसेस को तो मालूम ही है कि आपने बिल एग्जीक्यूट किया है. राइट। आप कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी, जो भरोसे का आदमी है, उनको बताएं कि मैंने हम्म। अपना वसीयतनामा बनाया है. एंड कीप इट इन अ सेफ प्लेस. हम्म। कीप इट इन अ प्लेस जहां से वो गुम न जाए. इट शुड नॉट गेट लॉस्ट. इट हम्म। शुड नॉट गेट डिस्ट्रॉयड. एंड इट कैन बी फाउंड विथ रीजनेबल ईज. ओके। ऐसी जगह आप मल्टीपल कॉपीज बना के रखें, तो इट विल बी सेफ एंड साउंड. ओके।
अम, क्या हम वसीयत बदल सकते हैं? और जी बिल्कुल। ओके, तो कभी कभी होता है कि एक या दो हो जाए, तो उसमें से कौन सी वसीयत को हम लेटेस्ट सही मतलब या असली वसीयत मानेंगे? तो पहला प्रश्न तो ये है कि हम वसीयत चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और फिर विच इज द असली बोलते हैं या फिर राइट वसीयत कौन सी मानी जाएगी? सो पहले प्रश्न का उत्तर तो है कि जी हाँ, आप जितनी बार चाहो आप विल नए कर सकते हो, बदल सकते हो। हम्म। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि विल किसी ने बनाई, उसके बाद हम्म। कुछ प्रॉपर्टीज थे वो उन्होंने बेच डाले, या फिर विल बनाने के बाद दे बॉट मोर प्रॉपर्टीज, हम्म। और समटाइम्स दे जस्ट चेंज ऑफ हार्ट, आई मीन दे जस्ट डिसाइड टू नो आई मेक चेंजेस, कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। तो आप कितनी ही बार आपकी विल चेंज कर सकती हो, देर इज नो लीगल एम्बार्गो ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू कैन चेंज द विल। द विल दैट इज लेटेस्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए मुझे फिर एक बार मैं दोहराऊं कि तारीख लिखना विल में बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि द विल विच इज लेटेस्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम हम्म। उसी को वैलिड माना जाता है। जब हम ड्राफ्ट करते हैं विल, तब हम लोग ओपनिंग पैराग्राफ में ही लिखते हैं दैट दिस इज माय लास्ट विल एंड टेस्टिमेंट, कि ये मेरी सबसे नई वाली, ये मेरी आखिरी विल है, ये मेरा आखिरी वसीयतनामा है। सो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज दैट इफ यू मेक मल्टीपल विल्स, तो पहले वाली जो विल्स है, इट इज बेटर दैट यू डिस्ट्रॉय देम, आप अच्छा। जस्ट डिस्ट्रॉय, फाड़ के फेंक हम्म। दीजिएगा। हम्म। So then there is no confusion. राइट। And plus, if you write that this is my last will and testament, then you avoid confusion completely. हम्म। And then date is तो बहुत ही ज्यादा important, तो तारीख तो लिखनी है। So latest in point of time जो will है, that is considered to be valid.